और बच्चे चैप्टर नंबर 10 में आप लोग की कोई भी एक्सरसाइज प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपके सिर्फ 2 थ्योरम और आपने वो 2 थ्योरम अच्छे से करने हैं। ये थ्योरम आप लोग के आपको एक में इसलिए करवाए जा रहे हैं कि 9th और 10th में इसके आपका एक पूरा चैप्टर है, उसमें आपको बोर्ड में इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी 8 मार्क्स का। तो आपका 8th क्लास में भी बच्चे ये 8 मार्क्स का ही एक थ्योरम है, ठीक है। चलिए हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है। सबसे पहले बच्चे थ्योरम क्या है? थ्योरम में आप लोगों ने आपको एक प्रूफ दिया जाता है और आपने उसको डिस्कस करना है। उसकी डिस्कशन, उसकी प्रूवेशन आपने कैसे करनी है? आपने इसके लिए आपके लिए कुछ रूल्स है थ्योरम के लिए कि फर्स्ट कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं आपको। और वो स्टेप्स क्या है बच्चे? सबसे पहले थ्योरम की आपको स्टेटमेंट, बेशक आपको क्वेश्चन के अंदर यानी पेपर में आपको इसकी स्टेटमेंट आएगी, बट बच्चे फिर भी आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट याद होगी, स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आपको इसके थ्योरम को प्रूव करना भी आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो आपने बच्चे इसकी स्टेटमेंट साथ याद रखनी है, बेशक पेपर में आएगी। अब मैं आपको इसकी स्टेप्स बताती हूँ। इसके स्टेप्स क्या है बच्चे? आप लोगों ने थ्योरम के स्टेप्स क्या लेने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को समझते हुए आप लोगों ने फिगर बनानी है। फिगर कह ले, डायग्राम कह ले, एक ही बात है, ठीक है। आपने स्टेटमेंट को समझते हुए क्या बनानी है? फिगर बनानी है, ठीक है। जैसा कि मैंने पूरी अपनी फिगर बनाई हुई है स्टेटमेंट को देखते हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना, लेकिन पहले मैं आपको प्रॉपर एक स्टेप्स बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हुए फिगर बनानी है। उसके बाद आपने गिवन लिखना है, जो कि ये देखें। उसके बाद आपने गिवन लिखना है। फिर आपने टू प्रूव मीन टू से दैट कि आपने इसमें प्रूव क्या करना है, क्या चीज साबित करनी है आपने, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आपने प्रूफ लिखना है। अब इस प्रूफ में आप इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में एविडेंस देंगे, ठीक हो गया। देखिए, और इस प्रूफ में आपके पास 2 कंडीशंस हैं, दैट्स मीन 2 साइड्स हैं, और दोनों साइड्स में क्या है? एक साइड पे स्टेटमेंट, एक साइड पे रीजन, ठीक है। स्टेटमेंट और रीजन की दोनों किसके अंदर है? प्रूफ में। तो प्रूफ में आपको ये बताना होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रूफ में ये बताना होता है बच्चे कि क्या चीज प्रूफ करनी है, ठीक हो गया। और प्रूफ के अंदर आपने उसके एविडेंस दे के, जिसको हम उर्दू में ये कह सकेंगे कि आप उसके बारे में सबूत देने हैं कि ये चीज सही है या गलत, ठीक है। ये चीज बताते हुए कभी आपने गलत मतलब कभी आपने उसका उलट उसकी बात करनी है, कभी सीधे में उसकी बात करके इतने ज्यादा आपने एविडेंस लेने हैं, और उन सारे एविडेंस के अकॉर्डिंग आपने जो प्रूव करना है वो आपकी चीज इस प्रूफ के अंदर प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट पे जब आपका ये बॉक्स फिनिश आउट हो जाएगा तो बच्चे लास्ट पे आपने लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट का ये कि अब आपके पास इसका नतीजा क्या निकला है, क्या रिजल्ट आ गया, क्या वाकई वो चीज प्रूव हो गई है या वो गलत बात कह रहे थे या वो फिर सही बात थी, ठीक है। चलिए, अब बच्चे आपको मैंने इसके स्टेप्स बता दिए कि आपने थ्योरम को कैसे लेके चलना है, ठीक है। आपके इस पूरे चैप्टर में टोटल 5 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट में आपके फर्स्ट 2 थ्योरम्स हैं और आज थ्योरम नंबर 1 हम करने लगे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए हम अपनी स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या है? हमारी स्टेटमेंट है प्रूव दैट करें इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रूव दैट हमने करना है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और वो आगे कहता है स्टैंड। मैं आपको साथ साथ एक चीज, इससे पहले स्ट्रेट लाइन की बात हुई है, इसमें मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं जो कि आपका आगे 9th में भी एक बेसिक पॉइंट एक एमसीक्यू आता होता है। इसमें देखिए जरा, देखिए बच्चे, एक चीज होती है लाइन, इसको लाइन कह लो, स्ट्रेट लाइन कह लो, एक ही बात है। एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक है लाइन, एक है लाइन सेगमेंट, और एक टर्म है हमारे पास रे। ये तीनों क्या डिफरेंस है?
इसको मैथमेटिकल हम कैसे शो करते हैं, ये चीज देखिए। अब देखिए मैं शो भी कर देती हूँ, ये लाइन है। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी लाइन। लाइन क्या है, इसका नाम मैंने ए और बी रखा। देखिए ए ये फिक्स पॉइंट है, बी ये भी फिक्स पॉइंट है, दो डॉट लगा देना। यहां से आगे लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती, इधर से भी आगे लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन दोनों साइड से यहां पे स्टॉप हो। तो बच्चे अगर दोनों साइड से फिक्स पॉइंट हो, दैट मीन वो एक्सटेंड नहीं हो सकते, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, लाइन सेगमेंट की कैटेगरी में। उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और उसको हम मैथमेटिकल शो कैसे करते हैं, देखें ए बी लाइन सेगमेंट। अब इसका मैथमेटिकल साइन क्या होगा, इसके ऊपर आप ये बार बना दो। इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म को अगर मैं रीड करूं इंग्लिश फॉर्म में, तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकती हूं, ए बी लाइन सेगमेंट। देखिए ए बी, और इस बात का मतलब ये बच्चे कि ये एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर हो गया। अगर दोनों साइड से फिक्स पॉइंट हो तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, लाइन सेगमेंट। अब बात आएगी लाइन की। अगर बच्चे देखें, चले मैं इसको ऊपर नीचे कर देती हूँ लाइन सेगमेंट को। यहां पे ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब लाइन आ गई, सेकंड क्या आ गया, लाइन। ठीक है, ये भी इसको ऊपर कॉम्बिनेट कर देते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट। अब सेकंड हमारे पास है लाइन। अगर बच्चे मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो दोनों साइड से इंफिनिटी जा रही है, ये एरो क्या शो करते हैं, ये एरो यही शो करेंगे कि इस साइड से भी इसको जितना मर्जी एक्सटेंड किया जा सकते है और इस साइड से भी इसको जितना मर्जी एक्सटेंड किया जा सकता है। बट बच्चे इसमें हम इसका जितना भी लास्टिंग पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कैसे शो करेंगे, इसी के ऊपर लिख रही हूं मैं ए बी और लाइन सेगमेंट, बिकॉज दोनों साइड से एक्सटेंडेड है, मतलब एरो पॉइंट शो कर रही है। तो आपने इसके ऊपर जो साइन लगाना है वो भी क्या लगाएंगे, बार लगा के दोनों साइड से एक्सटेंडेड एरो लगाएंगे कि ये लाइन है। क्लियर हो गया सबको। अब दोनों में देखिए एक ह्यूज डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट जो दोनों साइड से लिमिटिंग पॉइंट है, इससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। लाइन वो है जो दोनों साइड से क्या आएगा, एक्सटेंडिंग है, हमारे पास इंफिनिटी जा सकता है, जितना मर्जी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फिनिशिंग नहीं है। अब थर्ड हमारे पास है रे। रे क्या, अब इसी तरह मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं और इस लाइन का एक साइड इंफिनिटी जा रहा है, मतलब उसको जितना मर्जी एक्सटेंड किया जा सकता है, और इस साइड पे पॉइंट फिक्स है। अगर ऐसे लिया जाए, अगर इस साइड पे मैंने पॉइंट फिक्स लिए तो इसी के ऑपोजिट ऐसे भी लिया जा सकता है। ये देखें, ये लाइन ड्रॉ की, इस साइड से मैंने फिक्स पॉइंट लिया और इस साइड से हमारे पास एरो बना दिया, दैट मीन यहां से हम उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इंफिनिटी जा रहा है। तो ये दोनों कैटेगरीज रे में। अब इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे हम, मैथमेटिकल फॉर्म में। ये देखें, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए, और ये जो इंफिनिटी जा रहा है ये बी। इसी तरह इधर भी आप दे दें ए और बी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ए लिख दें और इसको बी लिख दें। अब हम इसको मैथमेटिकल शो करते हैं, कैसे लिखते हैं। अच्छा देखिए, इसका मैथमेटिकल आएगा ए, ऊपर वाली बात इसके ऊपर लिखती हूं मैं, ए और बी, ये हमारे पास दो पॉइंट है। अब हमें इसको रे फॉर्म में शो करना है। तो बच्चे देखें, हमारे पास फिक्स पॉइंट कहां पे है, ए बी। तो आपने जब ए बी के ऊपर लाइन बनाई, बच्चे लाइन बनाई, फिक्स पॉइंट किधर है, ए के ऊपर। तो बच्चे यहां से आपने उसको फिक्स रखना है और बी साइड से वो एरो कंटिन्यूटी जा रहा है। तो बच्चे आपने बी
वाली साइड से उसको एरो बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि देखिए ए बी के ऊपर मैंने उसकी रे बनाई है, वो ए पे फिक्स था तो ए वाली साइड से उसको फिक्स ही रखा है। बी वाली साइड से वो एरो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब इंफिनिटी जा रहा है, तो उसको मैंने बी वाली साइड के ऊपर ही उसका एरो शो किया। इसको बोलते हैं रे। अब इसकी सेकंड कैटेगरी में आप आए, इसकी सेकंड कैटेगरी में आपके पास है ए बी, इसका मैंने इसके ऊपर लिखा है और इस लाइन पे इसके ऊपर लिख रही हूं। अब एक फिर ए बी है, अब हम इसको यूज करते हैं, ये वाला जो मैंने नाम रखा बी और ए। आपको कंफ्यूजन ना रहे कि वो ए वाला पॉइंट में चला गया तो उसको ए का नाम दे देते हैं, ये बी है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए और ये बी अगर सीक्वेंस रखना चाहें हम दोनों कैटेगरी में कर सकते हैं। चलिए मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ, इसके सेंटर में लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें ए और बी, सबसे पहले जो ब्लू वाले हैं मैं ये वाले नेमिंग यूज करने लगी। क्या है मेरे पास ए बी, तो बच्चे ए बी देखिए अब हमने इसको मैथमेटिकल शो करना है। हमारे पास हमने बी वाली साइड से उसको इंफिनिटली एरो शो किया हुआ है और ए वाली साइड से वो क्या है फिक्स है, तो क्या करेंगे इसके ऊपर शो करेंगे बच्चे ए वाली साइड से फिक्स है, बी वाली साइड पे एरो, तो ऐसे ये देखिए मैंने ऊपर पहले प्रॉपर लाइन बनाई, उसके बाद ए वाली साइड से फिक्स, बी वाली साइड से एरो, तो बी वाली साइड पे एरो आ रहा है। अगर मैं तो ये वाली नेमिंग यूज कर दूं तो क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बी ए रख ले या ए भी रख ले फिर क्या होगा, नेमिंग अगर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। आपने जस्ट सीक्वेंस नेम रखनी है कि हमारे पास लिमिटिंग कहां पे है और इंफिनिटी कहां पे जा रहा है, तो आपने जैसी उसकी रो है उसी साइड से उसी लिहाज से आपने क्या करना है उसके ऊपर एरो शो करना है। अब हम ये देखते हैं, देखिए पिंक वाला जो है ए बी नेमिंग के, अगर ये ए साइड है और ये बी पॉइंट है, ए बी पहले हमने लगाया, इसके ऊपर बार लगाई, अब इसकी रे शो करनी है। आप देखें ए वाली साइड से एरो और बी वाली साइड से फिक्स, तो बी वाली साइड पे फिक्स आएगा, ए वाली साइड पे एरो, बस ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया सबको बच्चे? ये तीनों जो हमारे पास पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के लिए, क्योंकि इस थ्योरम में हमने इनको यूज करना है। आपको वो जस्ट नेम बोलेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन कह सकता है, लाइन सेगमेंट रे कह सकता है, आपने खुद ध्यान में रखना है कि अगर उसने रे का नाम लिया है तो जो भी लेट किया जा रहा है जो भी है तो इस फॉर्म को हमें ध्यान में रखना है। हमने इसको मैथमेटिकल जब शो करना है तो ये चीजें लेनी है। अगर लाइन की बात करते हैं तो ये चीज लेंगे, अगर लाइन सेगमेंट की बात होगी तो ऐसे इसको मैथमेटिकल शो करेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ए बी ही नेम है, ये नेमिंग बच्चे कुछ भी हो सकती है। और ये भी बात है बच्चे स्टेटमेंट आपका जो थ्योरम है, थ्योरम में अगर हम चाहें कि बुक से डिफरेंट अगर हम नेमिंग लेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि अगर आप उनकी नेमिंग डिफरेंट करते हैं तो जब आपने थ्योरम को सॉल्व करना है तो उसके प्रूफ में भी आपने उन एबीसी जो इन केस यहां लेट किया हुआ है आप पी क्यू आर कर लेते हैं, तो आपने फिर ध्यान से क्वेश्चन के अंदर पी क्यू आर यूज करना है एबीसी की जगह, ये चीजें रखनी है। लेकिन कोशिश ये करें कि ऑलमोस्ट सबके एक ही नेम है, कोशिश ये करें कि जो नेमिंग उन्होंने दिए उसी को अंडरस्टैंड करें, उसी को ध्यान में रखें। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम में आपको कहा था कि सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हुए हमने फिगर बनानी है, बट फिगर सबसे पहले बनानी है, ठीक है, उसकी स्पेस छोड़ लें, उसके बाद आप आ जाए स्टेटमेंट की तरफ, उसको देखते हुए बाद बनाते थे। अच्छा मुझे देखिए जरा, स्टेटमेंट है प्रूव दैट करें इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है, लाइन की बात होगी मतलब दोनों साइड से एक्सटेंडेड है, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो स्टैंड कर रही है, स्टैंड कर रही मतलब खड़ी हुई है, उसके ऊपर है, किसके ऊपर? ऑन एन अदर स्ट्रेट लाइन, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, पहले एक स्ट्रेट लाइन थी फिर उसने कह दिया एक और आपका स्ट्रेट लाइन है, उस दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है, ठीक हो गया। मतलब हमारे पास इस टॉपिक में 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। और दूसरी बात तो आ जाए आगे, द सम का मतलब प्लस,
जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास चौक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे दोनों तरफ से नहीं भी एक्सटेंड है, जैसे ये एग्जांपल दे देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड कर रही है। ये सीधी भी स्टैंड कर सकती है, थोड़ी सी टेढ़ी भी स्टैंड कर सकती है। सीधी करेगी, यू नो वेरी वेल दैट इज रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन टू से दैट इट शो 90 एंगल। ये एंगल 90 डिग्री शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी, ये देखिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी तो बच्चे भी 90 का एंगल ही शो कर रहा है। कोई और बना रहा है, लेकिन हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने अपनी स्टेटमेंट को समझना है। उससे कहा एक स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उससे ये कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रही है। ये स्टैंड हो गई। अब इसको स्ट्रेट नहीं शो करना आपको, क्योंकि उसने हमें नहीं कहा। अगर वो कहता ना कि परपेंडिकुलर है तो फिर इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देना था हमने। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड कर ली, बट आपने उसको परपेंडिकुलर नहीं बनाना, आपने उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना। अगर आप उसकी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो ये पूरा थ्योरम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, परपेंडिकुलर। और आप बोलते हैं परपेंडिकुलर शो करे 90 का एंगल, उसने तो यहाँ पे कहीं भी बात नहीं की परपेंडिकुलर। लाइन जरूर बता दी है उसको। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन पॉइंट है इस थ्योरम का। बच्चे न्यूली जब करते हैं उनको नहीं पता होता ये। आई थिंक आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने लगे हैं और हमारे पास क्या चीजें हैं। अच्छा, ये तो पता चल गया दो स्ट्रेट लाइन है, एक के ऊपर दूसरी स्टैंड कर रही है। अब आगे क्या है, उससे आगे कहा है सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल। देखें इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब ये दूसरी स्टैंड की तो हमारे पास दो एंगल बन गए। वो आप देख सकते हैं, एक ये वाली फिंगर और एक ये इस साइड से। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसके ऊपर ये दूसरी स्टैंड आई है, तो एक हमारे पास ये एंगल बन रहा है और एक हमारे पास ये एंगल बन रहा है। और एंगल का आपको पता है, जब नॉन कोलिनियर, जब हमारे पास रेज जो है वो आर्म की शेप में बनती है। देखें ये एक एंगल फॉर्म आ रही है, इसको देखें ये भी एक एंगल फॉर्म आ रही है। ठीक हो गया, तो दो एंगल बनेंगे, वो उससे बता ही दिया हमने। सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल, वो कहते हैं कि उन टू एंगल्स को प्लस करो, सम करने से क्या मिलता है। आगे देखें, दोनों एंगल्स को प्लस करने से सो फॉर्म्ड तो बन जाता है, क्या बन जाता है, इज इक्वल टू, उन दोनों एंगल्स को प्लस करने से इज इक्वल टू क्या बनता है, टू राइट एंगल्स। स्टूडेंट जरा यहां पे गौर करें, टू राइट एंगल्स। राइट एंगल किसको बोलते हैं, आपको पता है बच्चे, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को। तो बच्चे दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 हो गया, ठीक हो गया। राइट एंगल मीन टू से 90 डिग्री का एंगल है, तो जब दो राइट एंगल की बात की है तो 90 और 90 दो 90 प्लस कर देंगे, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 डिग्री। तो बच्चे ये टू राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया, स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गई है। हमने इसमें यही चीज प्रूव करनी है कि वो जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों गिवन क्या। अच्छा ये भी बात करते हैं, हम जरा प्रूव ये करना था कि दो एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू 180 है। गिवन क्या था, ये गिवन था, ये जो मेरे हाथ में है ये गिवन था, ये दो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन थी, ठीक है। और इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के दो एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 वो प्रूव करना है। अब थ्योरम में आपको इजीनेस रहेगी। देखें अब हम अपने थ्योरम की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, गिवन में क्या है, जो दिया गया आपके पास, क्या दिया गया था, ये दो स्ट्रेट लाइन दी गई थी, तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। तो कैसे लिखना है, दो स्ट्रेट लाइन, एक ये देखिए
ठीक है, मैंने आपको ये तीनों पॉइंट सिखा दिए हैं कि अगर आप लोग बच्चे ये साइंस भी नहीं लगाते ना तो आपके मार्क्स कट होंगे। ठीक है, ध्यान से ए बी ऊपर मैंने एरो शो किए हुए, आगे मैं इसको प्रोमिनेंट लिख भी रही हूं, इज अ स्ट्रेट लाइन एंड और के ओ सी। अब बिकॉज हमने उसके ऊपर स्टैंड किया हुआ, दो स्ट्रेट लाइन जब वो इसके ऊपर स्टैंड होगी तो ये तो रुक गए ना, ये पॉइंट देखें, जब ये स्टैंड हुई तो इसका ये पॉइंट रुक गया, तो इसीलिए ओ पॉइंट देखें, ओ और सी दूसरी स्ट्रेट लाइन है। अब ओ वाली साइड पे फिक्स है, सी वाली साइड पे एरो है, तो उसी तरह शो किया हुआ ओ सी और उसके ऊपर रे लगाई हुई है, हम कह देंगे स्टैंड, और ओ सी स्टैंड कर रही है ऑन इट मतलब ए बी के ऊपर। क्लियर? आगे देखिए एट पॉइंट, अब जब उसके ऊपर स्टैंड कर रही है तो वो किस पॉइंट पे स्टैंड करी, ये जो जिस पॉइंट पे है ये वाला, ये देख सकते हैं ये पॉइंट बताना, उस पॉइंट को हमने लिया है ओ, हमने लिख दिया एट पॉइंट ओ। सबको क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट है, ये तो चीज गिवन थी, अब उसको हमने पूरा मैथमेटिकल लेके उसके जो जो नाम हमने नेट किए हैं वो सारे हमने इसको थ्योरम के अंदर शो कर। नेक्स्ट मेरे पास है, हमने टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, उसको हम लिखते होते हैं टू प्रूव। आप कोशिश कीजिएगा इन सबको हाईलाइट करके लिखना है आपको। टू प्रूव में हमने ये बताना है कि हमने क्या चीज प्रूव करनी है, और अभी हमने एक स्टेटमेंट जब मैंने आपको समझाई तब मैंने बताया है कि प्रूव ये करना है कि जो दो राइट एंगल बनेंगे, जो दो एंगल बनेंगे उन दोनों एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू आना चाहिए सम ऑफ टू राइट एंगल। दैट्स मीन टू राइट एंगल, दो 90 प्लस करो 180, तो उसी को मैथमेटिकली लिख के दिखाएंगे, ये अपनी इंग्लिश फॉर्म को मैथमेटिकल शो करके दिखाएंगे। देखिए दो जो एंगल बनेंगे उनको प्लस करना है, देखते हैं कौन से दो एंगल है, ये मैंने क्वेश्चन नाम लगाया था, ये दो एंगल बनते हैं, इन दोनों को प्लस करना है। फर्स्ट एंगल देखो, अब एंगल नेम कैसे शो करते हैं, एंगल का नेम शो करते हैं कि उसकी इन रेज को पूरा लिखते हैं। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे देखें, ये एक एंगल है, ये 60 डिग्री का बना हुआ है, ये सी पे, आप ऐसे भी लिख सकते हो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और अगर इसके साथ यहाँ पे बी और यहाँ पे ए है तो आप उसको सेकेंडली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरम में मोस्टली ऐसे यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में ये कैटेगरी यूज करते हैं। क्या कैसे करते हैं, मेजर ये एंगल, ठीक हो गया। अब देखिए एंगल तो ये हमारे पास सी, लेकिन इसके अराउंड में जो हमारे पास पॉइंट है उन तीनों को इस सर्कुलर इस मोशन में शो करते हैं। देखें मतलब मेजर एंगल बी सी ए, जो प्रोमिनेंट एंगल है उसको सेंटर में रखते हैं, बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप कहें कि नीचे से शुरू किया है ऊपर से क्यों नहीं, यानी ए सी बी क्यों नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं मेजर एंगल ए सी सेंटर में और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने आपको एंगल की फॉर्मेशन बता दी कि एंगल कैसे राइट करते होते हैं। अब देखिए ऐसे हमारे पास यहाँ पे दो एंगल है, तो अगर आपने इस एंगल का यहाँ से लिखना शुरू किया है तो कोशिश क्या बल्कि आपने करना ही ऐसे है, क्या करना है, दूसरी वाली साइड का भी नीचे से शुरू करना है। जैसी एक साइड की सीक्वेंस वैसी दूसरी साइड की सीक्वेंस रखनी है, चेंज नहीं करनी। देखिए इस साइड पे है, स्टार्ट करेंगे, एंगल को लिखेंगे बी ओ सी, पहला एंगल, ये देखिए पहले ए लिखा हुआ है तो दूसरा एंगल देखेंगे, एक एंगल हो गया बी ओ सी, दूसरा देखिए ए ओ सी, दो एंगल बी ओ सी ए ओ सी। अब उनका सम लिखना है, देखिए मेजर एंगल ए ओ सी, एक एंगल प्लस, क्योंकि उससे क्या होता सम, प्लस लगाया, मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या करना था, टू राइट एंगल्स, दो 90 को प्लस, तो दो 90 का प्लस क्या आएगा बच्चे 180 डिग्री। तो वो पूरा फॉर्मेशन करने की बजाय ठीक है हमने डायरेक्टली लिख देना है 180 डिग्री। ये प्रूव करना है हमें कि दो एंगल का प्लस इज इक्वल टू
180। टू प्रूफ समझ लगी सबको। अब नेक्स्ट आते हैं अपने एविडेंस की तरफ कि क्या वाकई ही हम प्रूव कर सकते हैं, क्या वाकई जो गिवन है उससे हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो प्रूफ में आए, प्रूफ में हमें ये चीज डिस्कस करनी होती है, उसके राउंड अबाउट जो चीजें हैं उनको डिस्कस करना होता है कि क्या उन चीजों को लेते हुए जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव हो जाएगा। देखिए प्रूफ में हमारे पास दो चीजें होती हैं हमेशा। ये आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम थी क्योंकि मैंने सारा कवर करना था, मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया, बट मैंने बच्चे यहाँ पे एरो डॉटेड से एक बॉक्स शो कर दिया है और सेंटर में लाइन मस्ट, सेंटर में आपने लाइन मस्ट बनानी है। सेकंड थ्योरम में मैं आपको इसका बॉक्स बना के बताऊंगी कि इसको बॉक्स में आपने कैसे शो करना है और किसी भी लाइन को अप एंड डाउन नहीं करना। ठीक हो गया। देखिए इसके प्रूफ देखते हैं अपना। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट मतलब हम उस चीज को लेंगे, रीजन मतलब उसकी वजह बताएंगे कि वो चीज ऐसे क्यों हुई, क्या रीजन है उसकी ऐसे होने की। अगर 90 + 91 80 है तो वो क्यों हुआ, रीजन बतानी है। देखें क्या है, स्टेटमेंट में कोई भी आपने पॉइंट, कोई भी लाइन अप एंड डाउन नहीं करनी कि ये थर्ड वाले पहले फिर इसको आगे कर दिया, इसको फर्स्ट पे ले लिया, आपका थ्योरम पूरा गलत हो जाएगा। थ्योरम में बच्चे अलर्ट होके आपने कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अप एंड डाउन नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एविडेंस लिया, हमारे पास ये सबूत आया कि अगर दो लाइनें दो लाइनों को सम करें तो एक लाइन पूरी बन जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास AOC, ये दो लाइनें, BOC, ये दो लाइनें, इन दोनों लाइंस को सम करें तो एक पूरी लाइन बन जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये जो मैं बात करी है दो लाइनों को सम करके एक लाइन बनती है। कैसे देखें, आपके पास एक लाइन है, इसके मैं पार्ट्स करती हूं। इसके पार्ट्स कैसे करूंगी, एक पार्ट मैंने ले लिया C, इसको मैंने कर दिया A, ये मेरे पास है B, मैंने एक छोटा सा इसका पार्ट लिया। अगर मेरे पास ये C ना हो, अगर मेरे पास बच्चों ये C ना हो तो ये एक लाइन है, और एक लाइन कौन सी है, पूरी AB, तो ये पूरी AB लाइन है। अगर इसे एक पार्ट कर दूं, ये देखिए इसका मैंने एक पार्ट ले लिया C, बड़ा ले लो छोटा ले लो एक ही बात, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये वाला छोटा टुकड़ा और ये जो बड़ा टुकड़ा है, इन दोनों को जब मैं मर्ज करूं, प्लस करूं, मतलब AC लाइन प्लस BC लाइन, इन दोनों को देखिए अब अगर मैं सेपरेट कर दूं, ये AC छोटा टुकड़ा, ये बाकी C और D की उससे बड़ा टुकड़ा, इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगी, साथ ज्वाइन कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी ये पूरी AB। तो ये चीज उसके अंदर है कि अगर इसके टू पार्ट्स हो, उन दोनों पार्ट्स को सम अप करें तो इज इक्वल टू होल पार्ट आ जाता है। होल पार्ट मतलब वो कंप्लीट आ जाता है, और कंप्लीट क्या है मेरे पास AB। ठीक है, इसी तरह देखिए वहां पर दो लाइंस थी, पहले तो एक पूरी लाइन थी, पूरी लाइन क्या थी, अगर नाम मैं इसके ऐसे रखूं तो ये वाली पूरी लाइन थी, उसकी नेम क्या है AOB, AOB पूरी लाइन है। जब उसके ऊपर एक चीज स्टैंड की, मैंने स्टैंड की मतलब एक लाइन स्टैंड कर दी, उसके अंदर एक चीज ऐड कर दी, उसको आप ये भी कह सकते हैं उसको उसकी पार्टीशनिंग कर दी, तो फिर उसके दो टुकड़े हो गए, और वो दोनों पीसेस जो है वो दोनों को अगर मैं सेपरेट रख दूं, पीसेस होने के बाद सेपरेट रख दूं, फिर जब उनको ज्वाइन कर दूंगी, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये मेरे पास एक पूरी लाइन है, मैंने इसके दो पार्ट्स कर दिए, ये दो पार्ट्स हो गए। जब मैंने इन दोनों पार्ट्स को सम करना है तो आप देख सकते हैं आपको पूरी लाइन बन गई ना पूरी लाइन, सेम एज इट इज यहाँ पे ये पॉइंट है।
दो लाइनें ये दोनों है, दोनों को सम करके क्या करना है, AOB, नीचे जो बेस है उसकी AOB। तो देखिए मैंने पहला एविडेंस लिया, दिमाग लगा के यहाँ पे आपको सोचना है कि जो चीज प्रूव करनी है उसके राउंड अबाउट क्या क्या आ रहा है हमारे पास। तो मैंने देखा कि एक टुकड़ा था, एक पीस था AOC, एक पीस था BOC। ये देखिए मेजर एंगल AOC प्लस मेजर एंगल BOC, दोनों पीसेस जब प्लस हुए तो एक पूरा जो पहले वाला पीस था, पहले वाली स्ट्रेट लाइन थी वो आ गई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेजर एंगल AOB। ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया बच्चों। अब इसकी रीजन बतानी है, वजह बतानी है कि ऐसा क्यों, वो ये है एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल का पता है आपको, क्योंकि ये दो एंगल्स को प्लस करके एक बड़ा एंगल बन रहा है, कि एंगल फॉर्म में आ रहा है ना, दो एंगल्स के पीसेस, ठीक है। जैसे ये दो चौक है, जो छोटे हैं, जब किया तो ये बड़े वाला चौक बन गया, कैटेगरी तो चौक की नहीं ना, कौन सा ये और मार्कर बन गया। इसी तरह वो एंगल कैटेगरी थी, तो आपने एंगल कैटेगरी में ही रहना है, ये पॉइंट नहीं मिस करना। देखिए इसके साथ भी एंगल, इधर भी एंगल, इधर भी एंगल। बच्चे हम इसके रीजन को डिस्कस कर रहे थे कि एंगल एडिशन पोस्टुलेट क्यों लिखा है। एंगल मैंने बता दिया आपको रीजन कि एंगल की कैटेगरी में थे, एंगल लिखा। एडिशन मतलब दो पीसेस को प्लस किए तो एडिशन की हम ऑपरेशन में, ऑपरेशन माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं ना अप्लाई हो, इसीलिए हमने कहा एंगल एडिशन पोस्टुलेट। अब बात रही पोस्टुलेट की। पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट का मतलब होता है कि आपके पास एक कोई भी पीसीज हो, कोई भी कुछ भी है, कोई मटेरियल है और आप उससे एक फंक्शन बना लो, कोई भी मटेरियल है और आप उससे एक फंक्शन बना लो, तो वो पोस्टुलेट की कैटेगरी में आते हैं। उसमें हम बता देते हैं कि ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है पोस्टुलेट। जैसे खाना बनाने के लिए मटेरियल्स होते हैं, फिर एक मतलब एक डिश रेडी हो जाती है, एक पोस्टुलेट बन जाता है, ये पोस्टुलेट है, ठीक है। तो ये कैटेगरी आपकी होगी एंगल एडिशन पोस्टुलेट क्यों बोला हमने। नेक्स्ट हमारे पास है बट, अब वो फिर क्या कर रहे हैं, कहते हैं लेकिन वो कह रहा है कि ये दो चीजें तो क्लियर है ना, दो पीस है, ए और बी को डिस्कस किया ही हमने, वहां पे ना स्टेटमेंट में इसकी बात है, ना गिवन में, ना प्रूफ में। प्रूफ में आप देख सकते हैं, एक आपको हिंट भी बता देती हूँ, प्रूफ में आप अपना मैच करें इसको, 180 की जगह पे क्या चीज आ गई है, AOB। बाकी AOC एज इट इज कंपेयर कर लें, BOC एज इट इज इक्वल टू AOB की जगह पे 180 आ रहा है। वो उसने इसीलिए लिख दिया है कि हमने तो ये सबूत लिया है, लेकिन मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू तो 180 डिग्री है। मतलब अगर मैं सब कुछ ना देखूं तो मैं अपने एंगल की टाइप में चली जाऊं, तो एंगल की टाइप में आपको पता है, ये देखिए एंगल की टाइप में आपको पता है कि हमारे पास ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। और बच्चों स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, जो 180 डिग्री का होता है। ये 0 डिग्री कह लो और ये 180 डिग्री। एंगल की टाइप में अगर मैं चली जाऊं तो उसमें मुझे पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, वो अगर एंगल हम उसको कह रहे हैं, हम उसको एक एंगल का नाम दे रहे हैं, तो वो कौन सी टाइप आती है, वो स्ट्रेट एंगल आता है। मतलब AOB इज इक्वल टू, मैंने कह दी तो 180 डिग्री है, मुझे पता चल गया कि ये किस फॉर्म में चले गया, ये 180 डिग्री है। ये तो मतलब उसके रीजन में क्या लिख दूंगी, स्ट्रेट लाइन, कि ये 180 क्यों आया, इसको 180 का एंगल AB को क्यों कहा, कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल बने उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, वो एंगल भी स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब एंगल भी ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए इक्वल टू 180 डिग्री को स्ट्रेट लाइन की रीजन बताई। अब ये दो एंगल्स मिल गए, जैसे कोई केस जीतने के लिए या किसी को जितवाने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, ऐसे ही हमने इस थ्योरम में भी 180 प्रूव करने के लिए हमें बहुत से सबूत भी चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट को आप
को लेते हुए आपके पास फर्स्ट एविडेंस ये था, सेकंड एविडेंस आपके पास ये था। अब बात आने वाली है, अब हम जीतने वाले। अब हम क्या करने लगे हैं बच्चे, अब हमें पता चल गया कि ए भी 180 है, तो अगर मैं इस 1 की जगह पे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इस 1 की जगह पे ये दोनों पॉइंट वैसे के वैसे इज इक्वल टू, मैं ये एंगल ए और बी की जगह पे ये उसकी वैल्यू का कैसे पुट कर दूं, तो क्या जो चीज प्रूव करनी थी वो आ गई। उसकी रीजन क्या थी कि ये पूरा जो प्रूफ चाहिए था ये कहां से मिला, कैसे बना, 1 और 2 की हेल्प से। ठीक है बच्चे, तो हमने ये चीज प्रूव कर ली कि अगर एक पूरी स्ट्रेट लाइन है उसके 2 पीस किए जाएं और वो पीस भी किस फॉर्म में होंगे, एंगल्स की फॉर्म में, तो उन दोनों को प्लस करके हमारे पास एक पूरा एंगल बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में बात करूं तो 2 स्ट्रेट लाइन के पीसेस को प्लस करें तो एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लास्ट पे आपके बुक पे ये रिजल्ट नहीं लिखा होगा, बट बच्चे 8 से लेके 8 में आपको करवा रहे हैं, 9 और 10 में भी ऐसी है, वहां पर भी नहीं लिखा हुआ रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट उसका नतीजा आपने जरूर लिखना है। क्या है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, याद रखने वाली चीज नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि रिजल्ट में आपने हर थ्योरम के रिजल्ट में ऐसे लिखना है, hence it is proved that। ठीक है, hence it is proved that, इतनी लाइन हर थ्योरम के रिजल्ट में लिखनी है। बाकी क्या लिखना है, बाकी सारी स्टेटमेंट यहां से यहां तक ये चेक कर सकते हैं आप। इफ आ स्टेटमेंट यहां से लेके एंगल तक, जहां से लेके ये पूरी मैंने स्टेटमेंट आगे मेंशन की हुई है कि हम ये प्रूव करने में, ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं, जो भी इसने स्टेटमेंट, जो भी इसने हमें कंडीशन दी, रिजल्ट की होती है, और ये मस्त लिखते हैं। आपने अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा तो ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 6 की तरफ। इसका मैं आपको इंट्रो दूंगी। चैप्टर नंबर 6 हमें स्टार्ट करना है। इसका सेकंड थ्योरम मैं चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में कराऊंगी, ताकि फर्स्ट थ्योरम की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, उसको डेली रिवीजन करें। ठीक है, और तब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। लास्ट सेकंड थ्योरम हम करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास इसका इंट्रो है कि इसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़नी है। अब फैक्टराइजेशन आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, 6-7 में भी आपने पढ़ा हुआ है। उसमें आपने फॉर्मूला यूज करने होते हैं, और ये फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला, ये मैंने लिखे होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज में देखिए ये तीनों बेसिक फॉर्मूला आप याद रखें। मैं आपको कैटेगरी बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी, और इसको रीड करते हैं होल स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर नहीं बोलते, उसका मतलब हो जाता है a प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका मतलब ये a प्लस बी स्क्वायर, इसको रीड करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट मेंशन करके होल मतलब a प्लस बी दोनों का स्क्वायर, ठीक है, तीनों का प्लस भी तो है ना, इज इक्वल टू। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखें, इसको यूज कैसे करना है। हमारे पास 2 टर्म्स है, a को हम अपना नेम दे देते हैं कि a फर्स्ट है, कि वो फर्स्ट है, b को कहते हैं वो सेकंड है। याद रखने का तरीका, तो वैसे इसकी फॉर्मेशन कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर। आगे आप याद रखें सेंटर में प्लस है तो प्लस 2 फॉर्मूले का, अगर सेंटर माइनस होगा तो -2 फॉर्मूले का लेना है। फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ये देखें फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर, जो मैं आपको मेथड बता रही हूं, इसके अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होते हैं। लो जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इससे क्योंकि a और b की जगह पे सिर्फ a भी नहीं देना है, इसमें आपको a और b की जगह पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी आ सकती है, कोई भी सिंपल टर्म भी दे सकते हैं। तो बच्चे आपने इस फॉर्मूले को याद रख लो कि फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड a b और प्लस सेकंड का स्क्वायर
square that in b square. In the other method आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको इतना मैं बता दूं कि इन टर्म्स को बोलते हैं कि ये स्केलिंग टर्म्स है। क्या कहते हैं? स्केलिंग टर्म्स। और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन टर्म। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को बोलते हैं। तो बच्चे आप इस मल्टीप्लिकेशन टर्म को सेंटर में रख लो, लास्ट पे कर लो, लेकिन फर्स्ट पे नहीं ला सकते। फर्स्ट पे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, फॉर्मूला नहीं प्रॉपर लगेगा। सिर्फ इतना कर सकते हैं आप कि ये मल्टीप्लिकेशन टर्म आप लास्ट पे लिख सकते हो और स्केलिंग दोनों पहले लिख दो। इन दोनों में से कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फॉर्मूला माइनस में देखें, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड ऑलवेज प्लस। स्केलिंग टर्म्स के साथ हमेशा प्लस रहता है, मल्टीप्लिकेशन टर्म के साथ हमेशा वो साइन लगाते हैं जो सेंटर में हो। ये आपने पॉइंट याद रखना है। माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सिमिलर आप मल्टीप्लिकेशन टर्म को लास्ट पे लिख सकते हैं, तो ये भी आप फॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला मेरे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये आएगा, आप ये भी सॉल्व करोगे, आपको ये टर्म आएगी, आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या है, जब भी टू टर्म्स ऐसी हो, ये फॉर्मूला टू टर्म्स का है। और बच्चे ये देखिए जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला पूछता है तो पूछते हुए आपको इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि उसने ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है। तो बच्चे इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दोनों का होल स्क्वायर है और ये दोनों का सेपरेट स्क्वायर है। माइनस दोनों के सेंटर में है, दोनों में ये डिफरेंस है, होल स्क्वायर और ये सेपरेट स्क्वायर, और दोनों के फॉर्मूला भी डिफरेंट है। तो बच्चे जब भी दो टर्म ऐसी हो कि दोनों के स्क्वायर बन सकते हैं और सेंटर में माइनस हो, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके स्केयर को स्किप कर देते हैं। दूसरे कलर से यूज करूंगी, स्केयर को स्किप कर देते हैं और उसके नीचे जो टर्म होती है उनके दरमियान में एक दफा प्लस एक दफा माइनस, या एक दफा माइनस एक दफा प्लस। पहले माइनस लगा लो, बाद में प्लस लगा लो, पहले प्लस लगा लो, बाद में माइनस लगा लो, ऐसे। तो क्या करते हैं, दोनों टर्म्स के दरमियान में एक दफा माइनस एक दफा प्लस। ठीक हो गया। ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलाज थे, आपने इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि उसमें ये तीनों पैटर्न हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना है। आई होप आपको मेरे थ्योरम की समझ लगी होगी, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आपने करना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।